ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स धीरे 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 खत्म होती जाएगी तो हम फिर बायोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, देन केमिस्ट्री, जैसा भी आपको सही लगेगा। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। डाल लीजिए हेडिंग फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर भी अपना हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर जो सभी का फेवरेट है और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमें पढ़ना है, मुझे पता है सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आज जो है आप कुछ अलग सा सीखेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम मिरर्स पढ़ेंगे। नोट्स बना लेना, साइंस के नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, एक नोटबुक अलग से होनी चाहिए आप लोगों के पास जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ साइंस कवर कर रहे होंगे। तो ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले हम मिरर्स पढ़ रहे होंगे, और अगर मिरर्स के बाद में बात करें तो यहाँ पे हम लेंसेज से डील कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा सर, मिरर के अंदर भी दो तरीके के मिरर हैं आपका, एक है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और इसके बाद लिख लीजिए आप स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, और इसके अंदर फिर हम मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। मिरर का क्या पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन। मिरर से रिलेटेड जो उसका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो पढ़ेंगे, और फिर इन फार्मूले से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में PYQ आए हैं हम उनको देखेंगे, जहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस के रिलेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दीज ऑल थिंग वी आर डीलिंग इन द मिरर्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? अच्छा, मिरर के अंदर और कॉमनली अगर मैं लेंसेज की बात करूँ तो यहाँ में रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसके अंदर दो चार चीजें जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलती हैं, जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो याद रखना, रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है? लेंस के अंदर। किसके अंदर होता है? लेंस के। और मिरर की बात करूँ तो यहाँ रिफ्लेक्शन है। यहाँ क्या पढ़ना है आपको? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड लॉज भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉज। और बात तो अगर रिफ्रैक्शन की, जो कि लेंस से रिलेटेड है, और रिफ्रैक्शन के अंदर आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा जो कि है स्नेल्स लॉ। कौन सा है? स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ। ठीक है, और इसके बाद हम रिफ्रैक्शन के अंदर लेंसेज पढ़ना शुरू करेंगे, और लेंसेज के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए हेडिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और याद रखना बेटा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हम प्रिज्म वाला टॉपिक भी करेंगे। कौन सा वाला? प्रिज्म वाला टॉपिक। ये बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, विबग्योर वाला, कलर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो इन टॉपिक को हमें बेसिकली कवर करना है। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, लेंसेस हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, प्रिज्म हो गया। एक अपने आप में ही एक बड़ा जो है टॉपिक रहता है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े तो स्टार्ट करते हैं मिरर से, और स्फेरिकल मिरर को हम समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये आपका एक बहुत बड़ा स्फेयर है। क्या है ये आपका? एक बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा सुंदर सा एक स्फेयर है। ठीक है, बॉल समझ लो आप, फुटबॉल समझ लो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मुझे खुद बताओ इस स्फेयर की रेडियस कहाँ पे होगी? तो आप बोलोगे सर ये कोई बच्चों वाली बातें हैं। तो इस पॉइंट से जो इसका सेंटर होगा, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, एंड दिस विल बिकम द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना और सुनने की कोशिश करना। रेडियस कहाँ से होता है ये? अब ध्यान से देखना और मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो एक छोटा सा एक फुटबॉल समझ लो। क्या समझ लो? एक फुटबॉल, एक भरा हुआ एक भारी भरकम स्फेयर है। अगर मैंने इसमें यहाँ से ऐसे कट लगा दिया, यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें एक कट लगा दूं, अगर मैं किसी भी चीज़ में ऐसे कट लगा दूं, तो ये देखो, ध्यान से देखो, मान लो आपके पास एक फुटबॉल थी। मैं और सुंदर तरीके से समझाता हूँ, आ जाओ। मान लो आपके पास एक फुटबॉल था। ठीक है, इस फुटबॉल के आपने इंटीरियर पार्ट में क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया आपने? इस फुटबॉल को पकड़ा
और इसके इंटीरियर पार्ट को आपने कर दिया पॉलिश। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपने इसको पॉलिश कर दिया। ध्यान से देखो, ये देखो आपने क्या किया, इसके अंदर आपने पॉलिश कर दिया। ये येलो कलर का जो ये जो येलो कलर है ये शो कर रहा है कि आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर पॉलिश कर दिया। अच्छा, जैसे ही आपने स्फीयर के अंदर, ये पूरा येलो ये समझ लो, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस स्फीयर के अंदर पॉलिश किया, तो पॉलिश हम इसलिए करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ना हो सके। पॉलिश जहाँ पे आप करोगे वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब अगर ये कांच का एक स्फीयर है और इसके अंदर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो जब रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से, तो ये कैसे चली जाएगी? इस तरीके से निकल जाएगी। समझ आया? यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? ध्यान से मुझे बताओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? तो आप बोलोगे सर बाहर वाला। याद रखना, इसका रिफ्लेक्टिंग कौन सा है? बाहर वाला। और अगर मैं ऐसी ही स्फेरिकल बॉल लूं और इसमें लगा दूं दो बड़े बड़े कट, क्या लगा दूं बेटा? दो बड़े बड़े में कट लगा दूं। एक कट मैंने, एक सेकंड रुकना, एक कट मैंने लगाया यहाँ पे और एक कट मैंने लगाया यहाँ पर। ध्यान से सुनना, एक कट मैंने कहाँ लगाया? यहाँ पर। और कट लगाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने निकाल के कर दिया अलग। ध्यान से सुनना, कट लगाने के बाद ये जो वाला हिस्सा है सामने वाला, मैंने इसको करके कर दिया अलग। तो जब ये अलग होगा तो हमें एक ऐसा मिरर मिलेगा, एक ऐसा स्पेरिकल मिरर मिलेगा जिसकी इंटीरियर साइड में तो क्या है? पॉलिश है। जिसकी इंटीरियर साइड में तो पॉलिश है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? बाहर की ओर। कौन सा है? बाहर की ओर। ऐसे मिरर को आप क्या बोलोगे? जल्दी से बताना। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, ऐसा मिरर क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर ये मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई? कंडीशन नंबर 1 फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। देखना, इस बार एनडीए में भी 4 से 5 क्वेश्चन इससे बने थे और बार बार बनते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अब फिर फंसोगे, याद रखना। इसलिए अगर फंसना नहीं है और इसको फटाफट करना है तो हमेशा याद रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है और अगर मैंने कट लगाया तो अब देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है बाहर से, और जब बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझ आया? समझ आ गया? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं स्पेरिकल बॉल जो है, एक सेकंड रुकना, अब मैं लेता हूं सेम स्पेरिकल बॉल ले लेता हूं और अब मैं क्या करूंगा ना बेटा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दूंगा अंदर की ओर। कैसा कर दूंगा मैं? अंदर की ओर। यानी अगर ये आपका स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर मतलब एक स्फेयर से निकला हुआ है, ठीक है, सत्यम, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया ना, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दी बाहर बेटा। मैंने क्या कर दी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस? आप बोलोगे सर आपने तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कर दिया, सॉरी इसकी बाहर वाली सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया। बिल्कुल सही बैठा है अभी, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो इसकी बाहर वाली सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। यानी अगर आप इसके बाहर पॉलिश कर देते हैं तो इसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है, इसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, और इंटीरियर वाला मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? रिफ्लेक्शन करेगा। और बाहर आपने येलो कलर से पॉलिश कर दिया तो बाहर से अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब क्या करेंगे बेटा हम? अब यहाँ पे लगाएंगे दो बड़े बड़े कट। अब हम लगाएंगे यहाँ पे दो बड़े बड़े कट। एक कट यहाँ लगाया, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक कट हमने लगाया यहाँ पे और एक कट हमने लगाया यहाँ पे। तो आप खुद बताइए, अगर हम दो कट ऐसे लगा देंगे यहाँ पे और इसके बाद अगर मैं यहाँ से मिरर निकालूँ तो ऐसा कुछ हमें मिरर मिलेगा जिसका रिफ्लेक्शन किधर का होगा? इसके अंदर साइड में होगा। कहाँ पे होगा? इसके अंदर साइड की ओर होगा। और ऐसा मिरर क्या कहलाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर ऐसा मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर कहलाएगा ये? कॉनकेव मिरर। समझ आ गया? दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। बात समझ आ गई क्या? क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो दो तरीके के मिरर थे और मैंने इसको इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि अब हम थोड़ा सा गियर तेज करेंगे, ठीक है। दिखाना था मुझे कि दो तरीके के मिरर कैसे आते हैं, और ये स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं क्योंकि ये स्फेयर से निकल के बने हुए हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटेड, दे आर मेड अप बाय द स्फेयर। अब अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि इस मिरर की रेडियस क्या है, अच्छा किसी ने आपसे बोला सर ये जो मिरर है ना कॉन्वेक्स मिरर, इसकी रेडियस क्या है? तो भैया जिससे निकला है ना ये, इसके पेरेंट कौन है? इसके पेरेंट तो ये है। तो इस स्फेयर की जो रेडियस होगी वही इस कॉन्वेक्स मिरर की भी क्या होगी? रेडियस होगी। यानी कि इसकी रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक थी, दैट इज r, अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक थी r, तो इस मिरर की भी रेडियस क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक जो होगी r। समझ आ गया?
तो ये हो गई रेडियस। समझ आ गया। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? पोल। पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। अच्छा सर, पोल क्या होता है? देखो, जो आपने मिरर का अपर्चर लिया है ना, यहां से लेके यहां तक का जो कट लिया है, इस कट का एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट होगा, इस पूरे कट का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको पोल। और पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा फिर? सेंटर। क्या कहलाएगा ये पॉइंट? सेंटर। तो सेंटर यहाँ पे होता है और पोल यहाँ पे मौजूद है। क्या बात समझ में आ गई? क्या सभी को समझ आ गई? क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब क्लास को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। मैं आगे बढ़ूं? यहां तक समझ आ गया सभी को? चलिए, तो अब सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाओ। जल्दी से बनाओ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो आप बोलोगे सर इसमें बड़ी बात क्या है? एक स्फेयर, क्योंकि ये स्फेयर से आ रखा है तो ये स्फेरिकल मिरर है। तो सबसे पहले तो मैंने बना दिया एक स्फेयर। ठीक हो गया सर, आपने स्फेयर बना दिया। और यहाँ पर से क्या करो, एक कट ले लो और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो क्या बन गया हमारा? एक कॉनकेव मिरर। इसके बाहर वाला जो सरफेस है, इसमें आपने कर दिया सर पॉलिश, और अब ये एक्ट कर रहा है एज अ कॉनकेव मिरर। बात समझ आए? अब ये एक्ट कर रहा है एज अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो ये पॉइंट आपका होगा पोल। ये क्या होगा आपका बेटा? पोल। बिल्कुल इस कट का जो सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने कट किया है, इस पूरे हिस्से का जो सेंटर होगा, ये क्या होगा आपका? पोल होगा। और पोल से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो कहलाई जाएगी रेडियस। और ये जो है आपका, ये है आपका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया? और उसके बाद जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे, सेंटर और पोल के बीच में कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको आप बोलते हो फोकस। क्या बोलते हो आप? फोकस। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो बेटा, सेंटर से लेके, एक सेकंड रुकना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस आपकी क्या होती है? जल्दी बोलो। रेडियस होती है। क्या होती है? सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस है। फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को आप बोलते हो फोकल लेंथ। क्या बोलते हो बेटा? फोकल लेंथ। समझ आया? सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस है, और फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है बेटा? आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। समझ में आ गया? तो स्फेरिकल मिरर के अंदर, अच्छा अगर मैं इसको कॉन्वेक्स के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं मैं इसको? कॉन्वेक्स के लिए बनाऊं। अच्छा तो सर ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन को आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस पे ही ये सारे पॉइंट्स लोकेटेड है। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज देखना, एक चीज देखना बेटा, आप मिरर के अंदर ना बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे। लिख लो टर्म्स यूज्ड इन द मिरर। क्या लिख लो? टर्म्स यूज्ड इन द मिरर। तो जो टर्म्स आप यूज करोगे, एक तो आप यूज करोगे फोकस, एक यूज करोगे आप पोल, एक यूज करोगे आप फोकल प्लेन। क्या करोगे? फोकल प्लेन। एक यूज करोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे के सारे टर्म्स आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म आपके काम आएंगे, तो ध्यान से देखना। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके बाद आप लिख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे मोटे मोटे कुछ पॉइंट है जो हमें अलग से देखने हैं अभी। ठीक है, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, समझ रहा हूँ यार, देख लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? हाँ, पोल है, समझ आ गया, पोल जो लिख रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, आप इसको बना लीजिए फटाफट। हाँ हाँ, हेलो। यहां तक लिख लिया बेटा? चलिए, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मिरर है ना बेटा, ये जो मिरर है,
क्या सर इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, क्या कोई फॉर्मूला है जो इसमें हमें हेल्प करता है? क्योंकि बेटा एक चीज याद रखना, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता है, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेज। रेज की कुछ प्रॉपर्टी है, पहले ये देख लो, इसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। देखो मान लो ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल। और ये जो पॉइंट है ये है आपका सेंटर, ठीक है। सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस है। और यहीं कहीं आपका एक पॉइंट होगा जिसको आप बोलते हो फोकस। अब ध्यान से देखना बेटा, कोई भी रे अगर, अच्छा ये जो पूरी लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो पूरी लाइन है ना इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी, कैसी आएगी, एग्जैक्टली पैरेलल मतलब बिल्कुल सीधे इसके एकदम पैरेलल आएगी, तो ये जो रे है ये पास हो जाएगी फोकस से। नंबर 1 रूल, नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ द रे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट इसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास हो जाएगी बेटा, वो पास हो जाएगी फोकस से। इसका मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, याद रखना। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या दोनों रूल समझ आए, क्या दोनों रूल आपको समझ आ गए, हाँ या ना लिखो, समझ आया। अब आगे देखो, दूसरी चीज क्या है बेटा, सेम डायग्राम हम यूज करेंगे यहाँ पे इसी चीज के लिए, ठीक है। इसी को पहले हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको लेके जाते हैं इधर, ठीक है, और इसी का हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, अब एक चीज यहाँ पे ऐड करते हैं, अब एक चीज यहाँ पे हम ऐड करते हैं, देखो क्या होगा, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे है ना, खुद आप लॉजिक लगाना, अगर रे पैरेलल थी तो कहां से गई, फोकस से। इसका मतलब अगर मैं रे को डायरेक्ट पोल में इंसिडेंट करूं, कहां पे इंसिडेंट करूं, पोल में, तो जल्दी बताओ क्या होगा अगर रे को मैंने पोल में इंसिडेंट किया, फटाफट बताओ। इफ द रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल, सो व्हाट विल हैपन, जल्दी बताओ। देखो बेटा, ये आपका क्या है बेटा, आप बोलोगे सर फोकस। ये क्या है बेटा आपका, आप बोलोगे सर ये है हमारा सेंटर, ठीक है। मैंने बोला बेटा रे ऑफ लाइट जो है वो सीधे आई और पोल में गिरी, कहां पे गिरी, पोल में गिरी, सीधे आई और कहां पे गिरी, सीधे आई रे ऑफ लाइट। इसको ना थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तभी अच्छा लगेगा। मैंने कहा सीधे आई रे ऑफ लाइट और ये गिरी पोल में। पहली कंडीशन क्या था, रे ऑफ लाइट आई और पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी केस में क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आई और डायरेक्ट गिरी पोल में, डायरेक्ट गिरी पोल में। और अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल में गिरी तो वो डायरेक्टली फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, डायरेक्टली फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। यानी अगर इस प्लेन पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस रे के बीच में अगर एंगल बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है, एंगल थीटा, तो सेम जो रे रिफ्लेक्ट हुई है इसके भी बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट मतलब जो एंगल पड़ा है, जो एंगल डला है, तो जो डाला गया एंगल है वो किसके इक्वल होगा, जो एंगल निकल के आया, दैट इज रिफ्लेक्ट होके आया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल में टकराएगी तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई दिखेगी। बात समझ आई। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, पोल से जाएगी, तो वो किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो पहला रूल था कोई भी रे पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी।
दूसरा है अगर पोल से जाएगी तो डायरेक्टली पास हो जाएगी। क्या किसी को दिक्कत है यहाँ तक? क्या किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ? जल्दी बताओ सो दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड द क्लास। जल्दी बताओ। चलिए दूसरी चीज याद रखना बेटा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है, कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से गई तो क्या होगा? बताओ। अगर रे ऑफ लाइट मैंने सेंटर से पास कर दी, एक डायग्राम और बना लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये पाम से आई थिंक ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका फोकस है, और ये आपका क्या है बेटा? आप बोलोगे सर सेंटर है। ये क्या है आपका बेटा? सेंटर है। अब ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है बेटा? सेंटर से। चलो अब सर दिखा दो कहाँ से सेंटर है, ये लो भाई। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। यानी सेंटर से पास होने वाली रे ऑफ लाइट क्या करेगी? वापस अपनी जगह, ऐसे गई तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, जैसे गई वैसे ही वापस आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो ये प्रॉपर्टी जब तक आपको पता नहीं होंगी, ये जब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर नहीं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे कुछ कर पाओगे। समझ आया? अगर ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आपके लिए आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो, एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में। सबसे पहले तो डायग्राम बना के देखते हैं। आइए एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। यार ये तो पूरा स्ट्रोक ही रेस कर देगा, छोड़ो, हम बना ही लेते हैं। यह आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। मैंने ये डाला यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने क्या डाला? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट है आपका पोल। ध्यान से सुनना, इतना करा दूंगा कि आपको रट जाएगा। ये है आपका फोकस और ये पॉइंट है आपका सेंटर। अब देखो बेटा, साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च कर रहे थे, जब खोज रहे थे ना, तो उनने देखा है सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला? सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हमने बोला रेडियस। क्या बोला? रेडियस। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। साथ साथ फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हमने बोला फोकल लेंथ। क्या बोला? फोकल लेंथ। कैमरामैन फोकस कीजिए, समझ आया? अब क्या इस रेडियस, सर क्या इस रेडियस और इस फोकल लेंथ के बीच में कोई रिश्ता है? क्या इस रेडियस और इस फोकल लेंथ के बीच में रिश्ता है? अगर है तो सर क्या है, और अगर है तो इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं? सबसे पहली चीज हमें ये सीखनी है। समझ आया? तो याद रखना बेटा, इनके बीच का जो रिश्ता होता है, सबसे पहले मुझे बताओ क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस? याद रखना बेटा, फोकल, अच्छा बताओ फोकल लेंथ छोटी है रेडियस बड़ा है? आप खुद बोलोगे सर फोकल लेंथ छोटी होती है हमेशा और रेडियस बड़ा होता है। और रिलेशन क्या है? जो आपकी फोकल लेंथ होगी ना बेटा, फोकल लेंथ, जो आपकी फोकल लेंथ होगी बेटा, मैं इसको थोड़ा सा इधर पे लिख लेता हूँ। जो आपकी फोकल लेंथ होगी ये हमेशा रेडियस का आधा होगी। किसका आधा होगी? रेडियस का आधा होगी। और यही हमें अभी प्रूफ भी करना है। ये अभी हम एक बार प्रूफ भी कर लेंगे। हालांकि एग्जाम में प्रूफ करना नहीं आता, लेकिन कई बार जब क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है तो वहाँ पे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में काम आ जाता है। इसलिए एक बार इसको छोटा सा प्रूफ करके देख लेते हैं ताकि हमें ज़रूरत इसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो पहला रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इससे बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका सीडीएस हो, एफकेट हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहाँ पे इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो याद रखना, लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस। सबसे पहले तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने माइंड में याद रखो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज सिंपल है, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता ही होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन, स्पेलिंग गलत हो गई, REFLECTION। अब देखो भाई, सबसे पहले याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है अगर ये कोई सरफेस है और अगर इसके ऊपर मैंने रे ऑफ लाइट डाली, अगर मैंने इसके ऊपर रे ऑफ लाइट डाली, तो जितने एंगल से ये गिरी उतने ही एंगल से ये वापस हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींची है, यानी अगर ये एंगल I है और ये एंगल R है,
तो एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। पहला लॉ क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ बोलता है ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये बिल्कुल स्कूल की बात है, इसको ज़्यादा लिखने या समझने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा, ठीक है। तो याद रखो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आप नॉर्मल लाइन डालते हो जो इन दोनों को अलग अलग करती है, वो तीनों की तीनों लाइन क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। समझ आया, समझ आया यहां तक? चलो चलिए, तो अब देखो, अब हम इसको फाइंड करके दिखाते हैं, ढूंढ के दिखाते हैं कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको जो मैंने अभी रे की बताई थी उसी को आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करो। मैंने बोला था अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बताओ कहाँ से जाएगी, तो आप बोलोगे सर वो निकल जाएगी फोकस से, सर वो निकल जाएगी कहाँ से, फोकस से। तो निकाल दें इसको फोकस से, इसका भी फोकस बहुत डेविएट हो रहा है, तो हमने इसको निकाल दिया सर फोकस से। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? लो भाई, किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, और होगी भी तो अब मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, इतना डिटेल में समझाया था। पैरेलल होगी तो फोकस से चली जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी के? अब ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गई तो ये यहाँ पे मिली, और अगर मैं ऐसे ही नीचे से एक पैरेलल रे डालता वो भी फोकस से चली जाती, यानी इमेज कहाँ बनती, आप बोलोगे सर इमेज बनती फोकस में। यहाँ तक बात समझ आए, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में, क्योंकि दोनों रे यहाँ मिलेंगी, ऊपर वाली रे यहाँ, और ऐसे ही अगर मैं नीचे से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट डालूं, एक सेकेंड रुकना, हाँ जी सर, चलो अब देखो ये हो गया पैरेलल, इसके यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर नीचे से एक पैरेलल आती तो वो भी फोकस से चली जाती। बात क्लियर है, यानी इमेज कहाँ बन रही है हमारी, फोकस में। क्लियर है? प्रूफ करना है कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी है, तो सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप क्या करो, इस पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, जहां पे रे टकराई है, और उसको कहां से मिला दो, सेंटर से मिला दो। कहां से मिला दो बेटा, सेंटर से। और जैसे आप सेंटर से मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा आपका नॉर्मल। क्या मिल जाएगा आपको, आपका नॉर्मल, ठीक है। देखो इस पॉइंट को पकड़ा और मैंने इसको पास कर दिया सेंटर से। कहां से पार कर दिया बेटा इसको मैंने, सेंटर से। तो ये लाइन हो गई नॉर्मल। तो हमेशा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, नॉर्मल कहां से ड्रॉ करते हैं, तो याद रखना जिस पॉइंट में रे टकराए उस पॉइंट को पकड़ो और सीधे पास कर दो सेंटर से, सीधे खींच दो सेंटर से, और जब सेंटर से पास करोगे तो दिस विल बिकम द नॉर्मल। बात क्लियर हो गई? अब याद रखो बेटा, नॉर्मल का मतलब क्या है, आप इसको, हमने इसी लाइन को सेंटर से क्यों पास किया नॉर्मल बनाने के लिए? पहला क्वेश्चन, सर हम कहीं और से क्यों नहीं पास किए, सेंटर से क्यों किए? बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था, कोई भी रे अगर सेंटर से पास जाती है तो वो अपनी ही लाइन को फॉलो करती है। कोई भी रे अगर सेंटर से गई तो वो अपनी ही डायरेक्शन को, अपनी ही डिस्टेंस को, अपने ही एंगल को फॉलो करती है, यानी वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। और जो चीज़ कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी उसी को तो हम नॉर्मल बोलेंगे, जो चीज़ डिफ्लेक्ट ही नहीं होती उसी को नॉर्मल बोलेंगे। और इसी वजह से बेटा देखो इस लाइन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए ये क्या बन गया आपका नॉर्मल। अब अगर आपने स्कूल में थोड़ी गड़बड़ नहीं करी होगी तो आपको पता होगा बेटा, दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखो ये आपका क्या था, इंसिडेंट रे थी, ये क्या थी आपकी इंसिडेंट। जब ये एंगल इंसिडेंट हुआ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल क्या है बेटा थीटा, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये इंसिडेंट एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। अब अगर देखो भाई, अब देखो ध्यान से, आपको पता होगा एक चीज़, अगर स्कूल में आपने पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और मैंने यहाँ से डाल दी एक ट्रांसवर्स लाइन जिसको आप बोलोगे तिरछी रेखा। मैंने क्या डाल दी, तिरछी रेखा। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जेड बन रहा है, इधर देखो, ये ऐसा जेड बन रहा है, ये देखो।
तो जो ये वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल, ये एंगल इस लाइन के नीचे है और ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर है, दोनों अंदर हैं। कुल मिला के ये दो पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल जो अल्टरनेट है, उल्टे हैं, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो मुझे एक बात बताओ, मैं पहले नामकरण दे देता हूँ इस पॉइंट को मैंने बोल दिया m, क्या बोल दिया, m, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ बेटा मुझे, यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ d, ठीक है, तो एंगल DM, इसको बोल देता हूँ E, इसको बोल देता हूँ E। तो मुझे बताओ एंगल DME कितना है। देखो एक पैरेलल लाइन तो DM है और दूसरी पैरेलल लाइन ये CP है, ये दो पैरेलल लाइन है और इन दो पैरेलल लाइन को कौन सी लाइन काट रही है, आप बोलोगे सर EM काट रही है, EM काट रही है। तो दो पैरेलल लाइन है और उसको ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो मुझे बताओ DME एंगल कितना है, 2 थीटा, एक थीटा ये, एक थीटा ये, तो पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये एंगल हो गया 2 थीटा। कितना हो गया, 2 थीटा। तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल यानी ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा बेटा, ये भी होगा 2 थीटा। बात समझ आ गई क्या, यहाँ तक सभी को बात समझ आ गई मेरी जो मैंने बताया, या कोई क्लास में है जिसको ये बात समझ नहीं आई, जल्दी पूछिए बेटा, जल्दी पूछिए, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। और दूसरी चीज एक बार और देखिए, DM पैरेलल है CP के और यहाँ से मैंने एक डॉट वाली लाइन डाली है, पिंक वाली। अगर आप इस पिंक वाली लाइन को देखोगे तो अगर ये एंगल थीटा है कि पिंक वाली ट्रांसवर्स लाइन है और DM और CP पैरेलल है, अगर मैंने यहाँ से एक ट्रांसफर लाइन खींची तो एंगल ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये 2 थीटा और ये थीटा, समझ आया, ये 2 थीटा और ये थीटा। अब ध्यान से देखो, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक दिख रहा है CMF, क्या दिख रहा है CMF, और उसके बाद दिख रहा है FMP। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो बेटा, एक बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ ऐसे करके, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, इसका कलर बदल देते हैं वरना सब एक जैसा लगेगा। भाई जिसको पढ़ना है ना, जिसको सीखना होता है ना, वो कहीं भी सीख लेता है, और जिसको नहीं सीखना होता है ना, उसको कुछ भी करके दे दो वो नहीं सीखेगा। मैंने यहाँ से कर ली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ठीक है, और ये स्ट्रेट है तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा ये, 90 डिग्री का। अब देखो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है CMF और दूसरा दिख रहा है FM, इसको मैं बोल देता हूँ N। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब देखो बेटा, ये तो बहुत बड़ा स्फीयर था, ये जो मिरर है अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू करूँ यहाँ से, तो ये तो भाई बहुत बड़ा स्फीयर था, ऐसे था नहीं था। तो इस पूरे स्फीयर का ये क्या है, एक छोटा सा कर्वेचर आपने कट किया है, यहाँ तक आपको पता है। अब यार ये जो N और P है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। ये जो N और P है ये आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो इस N और P को मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ मैं, N और P को एक ही पॉइंट मान सकता हूँ। अगर मैं N और P को एक पॉइंट मान रहा हूँ बेटा, तो N और P आपस में एक है, तो Mn और MP एक ही बोल सकता हूँ मैं, यानी Mn इक्वल्स टू MP बोल सकता हूँ, Mn इक्वल्स टू MP, बिकॉज दोनों पॉइंट क्या काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो अब मैं स्फीयर को हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ फोकस ऑन दिस टू ट्राइंगल CMF एंड FMC। अब यहाँ पे देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपके दिमाग में आनी ही चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा बेटा, मैं पहले ट्राइंगल पकड़ता हूँ CMF, कौन सा पकड़ता हूँ, CMN, मैं पूरा ट्राइंगल पकड़ता हूँ CMN। तो लिखो इन ट्राइंगल CMN। अगर मैं CMN ट्राइंगल की बात करूं, अब यहाँ पे मेरे को tan थीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर से मतलब है और बेस से मतलब है। तो अगर मैं CMN में tan थीटा लगाऊं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, MN है, तो आपने लिखा सर MN, और आपका बेस क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर बेस है CN। बेस क्या है आपका बेटा, CN। अब आप ध्यान से सोचो, मैंने अभी बोला ये N और P पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जब हमने एक बड़े से स्फीयर को कट किया और उसका एक छोटा सा पार्ट निकाला, तो इस छोटे से पार्ट में ये N और P तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। और अगर ये दोनों पॉइंट आपस में क्लोज हैं, तो क्या मैं N को P से रिप्लेस कर सकता हूँ? आप बोलेंगे सर श्योर यू कैन रिप्लेस इट। तो Mn की जगह क्या हो जाएगा, MP अपॉन CP। यहाँ तक समझ आ गया, MP अपॉन CP। अभी बताया था C मतलब सेंटर, P मतलब पोल,
सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पोल इज नोन एज रेडियस। आपको पता होगा द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पोल इज नोन एज रेडियस। यही मैं आधे घंटे से आपको बताने में हूँ, यही मैं आधे घंटे से आपको समझाने में हूँ। समझ आ गया? आ जाइए। तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो क्या मैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन सी पी को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ मैं? आर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? आर लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ बेटा याद रखना tan थीटा भी तो एक बहुत स्मॉल एंगल है। ये जो, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो tan थीटा है ये भी बहुत 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 छोटा एंगल है, क्योंकि कर्वेचर भी इतना छोटा है तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा। तो अगर ये छोटा एंगल है तो वी कैन रिप्लेस tan फ्रॉम हियर और हमें सीधे सीधे मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन आर। बात समझ में आ गई? थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन आर, दैट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल की ओर। नाउ मूविंग टू द सेकंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, कौन सा वाला ट्राइंगल देखोगे बताऊं? अब आप देखिए ये वाला ट्राइंगल। अरे यार ये आप खुद ही देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर प्रॉब्लम ही करेगा। आप देखो ये वाला ट्राइंगल एफ एम एन, कौन सा ट्राइंगल देखो? एफ एम एन, ठीक है, दिख गया होगा आपको। इन ट्राइंगल एफ एम एन, अगर आप इसमें tan थीटा लगाओगे तो यहाँ पे tan 2 थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है? 2 थीटा। तो अगर यहाँ पे आप tan 2 थीटा लगाओगे, आप यहाँ पे tan 2 थीटा लगाओगे तो mn जो है परपेंडिकुलर है और आपका बेस क्या है? fn। और हम n को p से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये बन जाएगा mp अपॉन fp। क्या बन जाएगा? mp अपॉन fp। tan बहुत छोटा है तो सिर्फ 2 थीटा लिख लो और यहाँ पे mp अपॉन, अब देखो फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस, f है फोकस, F है फोकस और P है पोल। तो फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई आपकी कौन सी? इक्वेशन 2। मैं लिख देता हूं, दैट इज योर इक्वेशन 2। अब क्या करोगे बेटा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दो। स्टार्ट डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बात खत्म। कर दे फिर डिवाइड, या कोई दिक्कत है? कर देते हैं, चलो। तो इक्वेशन 1 है थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन आर, और इक्वेशन 2 क्या आपकी? डिवाइड का साइन लगाओ, 2 थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन एफ, ठीक है। थीटा से थीटा कट गया तो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू एम पी अपॉन आर, और ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आएगा तो एफ अपॉन एम पी। तो ध्यान से देखो, एम पी से एम पी तो कट जाएगा, एम पी से एम पी कट गया, समझ आया? एम पी से एम पी क्या हो गया? कट गया। तो 1/2 देखो, तो क्या बचा आपका? 1/2 इक्वल्स टू एफ बाई आर। क्या बचा? 1/2 इक्वल्स टू एफ बाई आर। हमें प्रूफ क्या करना था? आप ऊपर देखो, हमें प्रूफ करना था फोकल लेंथ रेडियस का आधा होती है। तो आर अगर ऊपर जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू r/2। हैंस प्रूफ्ड। आप बोलोगे सर इतना प्रूफ आपने करा दिया, हमें तो यही याद करना था। बेटा याद तो आप ये कर लोगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे CDS का, NDA का, रेलवे का, SSC का, SSC में मैं कह सकता हूँ ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट ऊपर के जो एग्ज़ाम है उनमें साइंस अच्छे लेवल का पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम को दो इंडिया के अंदर, अगर आपने एक बार इस लेवल पे इन चीज़ों को पढ़ लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। एक साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है और बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप साइंस कर नहीं पाओगे बेटा, फिर वो सिर्फ एक रट्टा मारने वाली प्रोसेस हो जाएगी। और इन चीज़ों को सीखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। तो आपने रेस की प्रॉपर्टी देखी और आज आपको पता चला कि क्यों फोकल लेंथ जो है रेडियस का आधा होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आया इसको रट लेना, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो रट लेना, लेकिन जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस। और इससे पहले हमने रे की प्रॉपर्टीज देख ली, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बताया कोई भी रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है। अगर आप कोई भी रे को फोकस से डालेंगे, इफ यू आर इंसिडेंटिंग एनी रे फ्रॉम द फोकस, इट विल रिट्रैक इट पाथ एंड गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। मैंने कहा अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और सीधा उसी पाथ में चली जाएगी, ऐसे आई और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर दिया, थीटा थीटा इक्वल हो गया। मैंने कहा अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रे एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड द रेडियस। क्या समझ आ गया? अब अपने पिछले साल के पेपर खोलो, ठीक है। अब अपने प्रीवियस ईयर पेपर खोलो,
उसमें इतने क्वेश्चन है ना फोकल लेंथ और रेडियस के रिलेशन को लेते हुए, लेकिन जिसके यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो कर लेगा, बिकॉज ही नो द बेसिक्स। अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला बंदा होगा। ठीक है, चलो अब आपने एक चीज और खिचड़ी पकाई होगी अपने स्कूल लेवल की पढ़ाई में, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये दो चीज मैं आज आपकी क्लियर कर देता हूं ताकि हमारा मिरर वाला पोर्शन हो जाए, फिर हम लेंसेस वाले पोर्शन में चले जाएं। ठीक है, एक चीज आपने देखा होगा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। भाई मिरर फॉर्मूला कैसे बना, सबसे पहले तो ये जानो ये क्या होता है और ये कैसे बना। बेटा मैंने आपको बताया था आपके पास एक मिरर है, दिस इज योर मिरर, एंड इस मिरर को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका जो बाहर का रिफ्लेक्टिंग ये जो बाहर का सरफेस है पॉलिश्ड है, ये बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है, तो बस रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, या अंदर से करेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब बिल्कुल गहराई से सुनने की कोशिश करना, मैं इसको थोड़ा साइड में ही बना देता हूँ क्योंकि अभी हमारा पूरा यहाँ पे भी डिराइव करना होगा हमें से। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, बना लो पहले आप लोग, अगर कोई बना रहा है तो बना लो। ठीक है, जल्दी से अगर कोई बनाना चाह रहा है तो इसको बना लो। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले तो मैं लिख देता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ। इससे भी पहले, प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो सीखना है तो सीख लो भाई, दोबारा इस क्लास को मैं ले नहीं पाऊँगा, अभी तो इस बार रिक्वायरमेंट है इसलिए करा दे रहे। देखो ये आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस में एग्जिस्ट करता है आपका फोकस। ठीक है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस में आपका इरेज करता है फोकस, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं आपका होता है सेंटर, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। अच्छा सर आपने अभी हमें पोल बताया था, तो पोल क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये पूरा क्या था, एक बहुत बड़ा स्फीयर हुआ करता होगा कुछ। तो जब हमने इसको काटा तो हमें कितना हिस्सा मिला मिरर का, कुछ इतना सा हिस्सा मिला। अब इस हिस्से का बिल्कुल मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ये जो पूरा हिस्सा है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, पोल कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने किसी पॉइंट में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पॉइंट में मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो आप ही खड़े हो इस पॉइंट में, मान लो कौन खड़ा है, आप ही खड़े हो, मान लो आप ही खड़े हो इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। क्या बोल दिया बेटा मैंने, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। अब देखो इस पॉइंट से जो है रे ऑफ लाइट निकलेगी, याद रखना इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकलेगी, तो निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट तो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, तो इस बंदे पे भी लाइट पड़ी, और जब इस पे लाइट पड़ी तो यही रे ऑफ लाइट आई, भागती हुई भागती हुई भागती हुई भागती हुई और यहाँ टकरा गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बढ़िया सी। तो ये रे ऑफ लाइट आई और सीधे जाके कहाँ टकराई, यहाँ टकराई। इसलिए पूरा चैप्टर ही रे ऑप्टिक्स है। क्या है पूरा ही चैप्टर, रे ऑप्टिक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये रे कहाँ से निकलेगी मुझे ये बताओ। क्या ये रे फोकस से निकलेगी, कमेंट्स में बताओ। क्या ये रे फोकस से जाएगी, तो आप बोलोगे नहीं सर ये रे फोकस से नहीं जाएगी, क्योंकि अभी आपने मुझे रे की प्रॉपर्टी बताई थी और आपने बोला था वही रे जो है फोकस से जाएगी जो पैरेलल होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। और क्या ये रे पैरेलल है, तो आप बोलोगे नो सर दिस रे इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये रे जो है वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसीलिए फोकस से थोड़ा डेविएट हो जाएगी और फोकस को छोड़ते हुए कहीं थोड़ा आगे से निकल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या हर बच्चा मेरी बात समझ पाया? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? अब इस क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताया था, जब ये रे यहाँ टकराए तो इंसिडेंट होगी, जब ये रे यहाँ पे टकराई तो ये जब यहाँ पे टकराए तो दिस इज इंसिडेंट रे, और जब ये वापस गई तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको खुद ही पता है बेटा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में एक नॉर्मल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और वो नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी चीज का नॉर्मल बनाना है ना बेटा, अगर किसी भी चीज का नॉर्मल बनाना है तो याद रखना उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट से आपको नॉर्मल, जिस पॉइंट में आपको रेज मिलती हुई दिख रही है, उस पॉइंट से लेके आप क्या करो, सेंटर तक एक लाइन खींच दो। कहाँ तक खींच दो, सेंटर तक। और सेंटर तक क्यों खींचते हैं, पहले तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये लो, ये पॉइंट पकड़ा और कहाँ तक लाइन खींच दो, सेंटर से लाइन को गुजार दो, सेंटर से लाइन को गुजार दो, और ये पॉइंट कहलाएगा नॉर्मल। ये जो लाइन कहलाएगी या क्या कहलाएगी बेटा, नॉर्मल लाइन। यहाँ तक समझ आ गया? नॉर्मल इसलिए बनाना पड़ा ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में लिख तो पाऊँ। तो देखो ये वाला एंगल तो क्या हो गया, एंगल आई हो गया।
ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होगा। बात समझ आई। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करो, रे यहाँ से निकली और यहाँ से गुजरी, सॉरी रे यहाँ से निकली और यहाँ टकराई, तो इस पॉइंट में ही तो आपकी इमेज बनेगी जहाँ पे रे टकराती है, क्योंकि यहाँ से भी एक रे निकलेगी, वो भी यहाँ से जाएगी। अब मैं सिर्फ सिंगल रे बना रहा हूँ, तो दूसरी रे यहाँ से निकलेगी और वो भी इस पॉइंट से गुजरेगी, तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ आई। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहाँ पे ये है कि बेटा ऑब्जेक्ट से लेके आपका पोल तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेके आपकी पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, u से। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पोल इज डिनोटेड बाय u। एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है, यहां से देख लेते हैं, इसको यहां तक देख लो। तो ऑब्जेक्ट और पोल तक की जो डिस्टेंस है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं u से। किससे डिनोट करते हैं, u से। और वहीं पे अगर बात करूं इमेज से आई से लेके जहां पे इमेज बनी है वहां से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं v से। किससे डिनोट करते हैं, v से, ठीक है। इसका मतलब लेंस फॉर्मूला, अब u और v समझ आ गया। u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से लेके और v होता है इमेज की डिस्टेंस पोल तक से, ठीक है। इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस v है और जो u है वो है ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस। तो अब आपको जो मिरर फॉर्मूला मिलता है यहाँ से वो बोलता है 1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन फोकल लेंथ के इक्वल होगी। तो ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। अगर आप कोई भी छोटा एग्जाम दे रहे हो तो उससे तो आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं, डिराइव करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बेसिकली अगर आप किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो यार भाई प्लीज़ मेरी बात मानो, इसका डेरिवेशन सीख लो, इसको डिराइव करना सीख लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर ये काम कर पाओगे ना तो आप बहुत कुछ सीखोगे, याद रखना। और अगर आप यही काम नहीं कर पाओगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी आगे चल के। समझ आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी तो क्या है भाई, अपनी अपनी श्रद्धा है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो है मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो अब सबसे पहले आपको ना अपने स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। स्कूल लेवल में आपने मैथ्स पढ़ा होगा, अगर वहां पे आपने ढंग से पढ़ लिया होगा ना तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। दो बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो इस डेरिवेशन में हमें यूज करना है। एक तो मैंने पहले बता दिया था कि दो अगर लाइन पैरेलल हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, और अगर बीच से मैंने ट्रांसवर्स खींची है तो ये जो दो एंगल हैं ये ऑल्टरनेट भी हैं। ऑल्टरनेट मतलब एक इधर है तो एक इधर है, और दोनों इंटीरियर है, इन दोनों लाइन के अंदर हैं। ये जो दो लाइन है इनके अंदर बन रहे हैं इसलिए इंटीरियर बोला, और एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए ऑल्टरनेट बोला, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा याद रखना, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके अंदर दो एंगल है, ये x है और ये y है, तो जो इन दोनों का सम होगा ये इसके इक्वल होगा। यानी अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका x प्लस वाई। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्या आप मेरी बात से यहाँ पे एग्री कर रहे हो? तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है किसकी? ट्राइंगल की। इसलिए तो मम्मी पापा बोलते थे बचपन में, हाँ क्या कह रहा है, ऐप वालों को अलग चैन है, यूट्यूब वालों को अलग चैन है। ये एक्चुअली क्लास में वो एप्लीकेशन में ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जब तक एप्लीकेशन में ना मिले ना, आपको लगता है यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। तो पैसा है तो भाई खर्च करो, नहीं है तो पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे? इसके इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई? इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, x प्लस वाई होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो ये भी मैं यहाँ पे अभी लगाऊंगा, ठीक है। चलो, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाना तो ऐसा लग रहा होगा सर आज क्या करा रहे हो ये। मान लिया मैंने ये एंगल अल्फा है, क्या मान लिया? अल्फा। मैंने मान लिया ये एंगल है बीटा, और मैंने मान लिया ये एंगल है गामा। समझ आया? तीन एंगल के नाम दे दिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। इस पॉइंट को मैंने बोला जहां रे टकराई थी m, इस पॉइंट को मैंने बोला m, और यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी। और स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो ऐसे खींचते हैं ना, लो यहाँ से मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने n। क्या नाम दे दिया मैंने? n। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एक ट्राइंगल फिर से बना दिया। सर आप बार बार ट्राइंगल क्यों बना रहे हो? सर आप ये भी सिखाओ। आपने वहाँ भी ट्राइंगल बनाया इसको प्रूव करने के लिए, फिर यहाँ tan थीटा लगाया,
फिर आप यहाँ भी ट्राइंगल बना रहे हो, फिर tan थीटा लगा रहे हो। बेटा ध्यान से सुनो, आप क्या कर रहे हो, रेशियोज निकाल रहे हो, एंगल के रेशियोज निकाल रहे हो, और एंगल के रेशियोज कहाँ से निकलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लास 11th एंड 12th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही ये चीज़ होंगी सफल। इसलिए आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ से एंगल आपको पता है तो आप यहाँ से डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हो। समझ आया? तो चलो एक काम करते हैं, एक चीज़ बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, और ट्राइंगल देखो आप OMC, कौन सा ट्राइंगल देखो, OMC। तो इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा, बाहरी एंगल बीटा के इक्वल। ये डायग्राम अगर मैं यहाँ ऐसे बनाऊँ तो देखो ये ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे थीटा है। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस थीटा के। यानी ये जो बीटा है ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस थीटा के। बात समझ आ गई? समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना यार फिर, ठीक है। चलो, तो इस वाले ट्राइंगल में मैं बात करूं, इन ट्राइंगल OMC, इन ट्राइंगल OMC, अगर मैं OMC ट्राइंगल देखो तो यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा किसके इक्वल है, बीटा के। अल्फा प्लस थीटा किसके इक्वल है बेटा, आप बोलोगे सर बीटा के। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो थीटा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो, ये क्या बन जाएगी आपकी बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ आई? OMC, ठीक है। अब अगला ट्राइंगल देखो CMI, देखो अगला ट्राइंगल देखो CMI। इस ट्राइंगल में एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा, एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा किसके इक्वल है, एंगल गामा के। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल CMI, तो अगर मैं इसमें ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे एंगल है बीटा, वहाँ पे एंगल है थीटा। तो एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा किसके इक्वल आ रहा है, आप बोलोगे सर गामा के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, गामा के। तो अगर यहाँ से भी मैं थीटा निकालूं तो ये क्या मिल गया, थीटा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। क्या दोनों इक्वेशन मिल गई? अब अगर किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, पढ़ ले भाई यार, एग्जाम है ना, ध्यान दे, समझ रहा है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से मुझे क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल हो गया, गामा माइनस बीटा के। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को समझ आ गई? तो अगर मैं इस बीटा को यहाँ भेज दूँ तो बीटा यहाँ माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 बीटा क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। इस इक्वेशन को अभी संभाल के रखो, ये काम आने वाली है। 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। यहाँ तक समझ आया? मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, सीधे चली गई, लेकिन फोकस से नहीं गई क्योंकि ये पैरेलल नहीं थी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर इसके पैरेलल रे है तो फोकस से जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, पैरेलल नहीं है तो फोकस के इधर उधर मूव करेगी। इसलिए तो जब अब मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, अब ये कैमरा जब फोकस बना पा रहा है, जब बिल्कुल अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रहा है, तब मैं आपको साफ दिख रहा हूँ। अगर फोकस से ऊपर नीचे जाएगा तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो सेम ये चीज़ है, फोकस से आगे पीछे है इमेज, तो ये यहाँ इस पॉइंट में इमेज बनी। इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस होती है V से डिनोट, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं U से। बात क्लियर हो गई? और मिरर फॉर्मूला ये है, हमें ये निकालना है। अगर हमें ये निकालना है तो सबसे पहले हमें एक चीज देखना है, यहाँ पे बनते हुए ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल आपको दिखा OMC, यहाँ पे आपने अल्फा प्लस थीटा लगाया बीटा के इक्वल और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी। फिर आपने लगाया बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा और यहाँ से भी आपने थीटा की वैल्यू निकाल दी। दोनों को इक्वेट किया तो आपको मिला 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक बार यस लिख लो अगर क्लियर है तो, ठीक है। अब देखो जो जो आपको ट्राइंगल मिले हैं ना, उनमें 10 अल्फा लगाओ। पहले तो लिखो OMC। इस ट्राइंगल में अगर मैं क्या लगाऊं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना शुरू करूं तो यहाँ पे 10 अल्फा कितना होगा बताओ मुझे। 10 अल्फा ट्राइंगल देखो OMN, ये पूरा ट्राइंगल देखो OMN, इन ट्राइंगल OMN। और यहाँ पे अगर मैं 10 अल्फा की बात करूँ तो क्या होगा, MN अपॉन ON। क्या होगा, MN परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या आपका ON।
अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं n और p को रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि ये n और ये p जो हैं ये आपस में बहुत क्लोज हैं, तो mn को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं mp अपॉन op। ठीक है, अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो आप लोग, मैं थोड़ा इधर को कर देता हूं इसको। अब मुझे एक चीज समझाओ कि ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से। तो यहाँ से अब 10 स्मॉल एंगल है तो 10 को मैं हटा सकता हूँ, तो सीधे मुझे क्या मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू mp अपॉन ओपी की जगह क्या होगा, ओपी की जगह आ जाएगा u। बात क्लियर हो गई? तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, mp अपॉन u। अब सीधे सीधे यहाँ रख देंगे, अल्फा को यहाँ रख देंगे, लेकिन पहले बीटा भी निकाल देते हैं और गामा भी निकाल लेते हैं। तो अगर बीटा मैं निकालूं तो ट्राइंगल कौन सा देखना पड़ेगा, CMN। कौन सा देखना पड़ेगा, CMN। तो लिखो इन ट्राइंगल CMN। अगर मैं ट्राइंगल CMN की बात करूं, CMN, तो यहां से अगर मैं 10 बीटा निकालूं तो आप बोलोगे सर 10 बीटा क्या होगा। अब MN नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट MP लिख रहा हूं, MP अपॉन CP। अब खुद बताओ, C मतलब सेंटर, P मतलब पोल। सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस पता है किसी को, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस। अब 10 स्मॉल एंगल है तो मैं इसको बीटा लिख सकता हूँ mp अपॉन r। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के? क्या सभी को यहाँ तक बात समझ आई? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? क्या हो गया? हाँ बेटा, हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अब ऐसे गामा भी निकाल दो छोटे ट्राइंगल में, अब तो आप खुद ही कर सकते हो, इंटेलिजेंट हो गए हो। तो 10 गामा, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, IMN। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल IMN। तो इसके अंदर आप देखो MN या MP एक ही बात है। इसके अंदर अगर आप 10 गामा निकालने चलोगे, 10 गामा निकालोगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका MN अपॉन, या MN या MP बोल दो, MP अपॉन IP। तो MP तो ऐसे ही रहा, और इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस कितनी होती है, V। क्या होती है, V। बेटा आपको क्या मिल गया है, 10 अल्फा। अच्छा 10 को आप हटा सकते हो, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू MP अपॉन V। तो भाई आपको गामा की भी वैल्यू मिल गई है, बीटा की भी वैल्यू मिल गई है, अल्फा की भी वैल्यू मिल गई है। यहाँ पे रख दो, मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे रख दो और मिरर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। रख के देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। इतनी मेहनत कर ही लिए तो बस थोड़ा बचा है, इसको भी कर लेते हैं। 2 तो ऐसे ही रहा, बीटा की जगह क्या आ गया, MP अपॉन R आ गया। क्या आ गया, MP अपॉन R आ गया। गामा की जगह क्या आ गया बेटा, तो आप बोलोगे MP अपॉन, गामा की जगह आ गया V। तो गामा की जगह आ गया MP अपॉन V। अच्छा बेटा अल्फा की जगह क्या आया, तो सर देखा दो, अल्फा की जगह क्या आया था, अल्फा की जगह आया था MP अपॉन U। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम, MP अपॉन U। अब देखो हर जगह से MP कॉमन है, इतना मैथ तो आता होगा। तो यहाँ भी MP, यहाँ भी MP, यहाँ भी MP। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2MP अपॉन R इक्वल्स टू, MP कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। MP से MP कट गया तो 2/R इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। समझ आया? आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस की आधा होती है। क्या होती है, रेडियस की आधा। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, अगर मैं देखो फोकल लेंथ रेडियस की आधा है, तो अगर r/2 इक्वल्स टू f है तो 2/r क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f। क्या हो जाएगा, 2/r क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको घुमा दूँ, r को नीचे लिख दूँ, 2 को ऊपर लिख दूँ, तो फिर मेरे को f के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो मेरे को इसको भी घुमाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 2/r। यानी 2/r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन f। तो यहाँ पे देखो 2/r की जगह हो गया 1 अपॉन f, और इधर क्या आ गया, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। हेंस प्रूव्ड, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। अब दुनिया का कोई भी पेपर देके आओ, अब दुनिया का कोई भी पेपर देके आओ, अगर आपने मिरर फॉर्मूला को जिया है, अगर आपको मिरर फॉर्मूला निकालना आ गया है, तो मेरे बच्चों और छोटे छोटे बच्चों, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। कर लो फटाफट से। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज द डेरिवेशन फॉर द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और दिस इज द डेरिवेशन बिटवीन द रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस। आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चे। और इसके बाद जो है कल मिलूँगा आपसे, अभी मेरी 4 क्लास और है, ठीक है, तो वो मैं ले लेता हूँ लाइव वाली ऐप के अंदर। तुम्हारे जैसा नसीब नहीं है यार हमारा, तुम पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, यही टाइम है कुछ करने का, वरना हमारे जैसे रह जाओगे यार, हम तो किसी काम के हैं नहीं, ठीक है ना।
चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, है ना। अभी तो हमें बहुत दूर का सफ़र करना है फिर। चलिए भाई, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा। एक बार घर जाके ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करना, एक बार घर जाके यहाँ से शुरू करना और एक बार खुद देखना कि आज सर ने हमें क्या पढ़ा दिया है। क्या सर ने इस पूरे 1 घंटे में इधर उधर की बातें करी थी या कुछ पढ़ाया भी था। तो आपको लगेगा कि यार सर ये ना 1 घंटा हमारा पूरा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इतना करके आओ। इसके बाद मिलते हैं आपको कल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।